आज हम उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनका शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छा अपसाइड दिख रहा है इफ़ इन्वेस्ट फॉर द नियर फ्यूचर। तो पहला कंपनी का नाम है नारायण रुद्रालय और इसका फाइनेंशियल्स का बात करें जिसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज़ बिन अराउंड 11% ऑन एवरेज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स और इसका सीएफओ यानी क्यूमुलेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ बिन पॉजिटिव इन द लास्ट फ्यू ईयर्स और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो हैज़ आल्सो बीन पॉजिटिव। नाउ दीज आर साइंस ऑफ अ गुड कंपनी। डेट इक्विटी रेशियो अराउंड 0.7 और रिसीवेबल डेज केवल 1 महीने का है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन ऑन एन एवरेज अराउंड 6% इन द लास्ट फ्यू ईयर्स और वहीं ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन अराउंड 10%। अब आप बोलोगे कि इसका ROE ROC फिगर्स इतना ग्रेट नहीं है, सही बात है, बट क्या वी आर इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस और फ्यूचर इसका काफी ब्राइट लग रहा है। नारायण रुद्रालय इज अ चेन ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इन इंडिया और इसका एक हॉस्पिटल केमन आइलैंड्स में भी है। पैंडेमिक में दिस हॉस्पिटल हैज सफर्ड। अब आप सोच रहे हो कि हॉस्पिटल को सबको फायदा ही हुआ है, एकदम हॉस्पिटल सब फुल थे और सवाल ही नहीं हॉस्पिटल को नुकसान में गया हो, ऐसा बात नहीं है। जो हॉस्पिटल स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट में थे उनको नुकसान हुआ क्योंकि स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट थे वो नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। सो नॉट ऑल हॉस्पिटल्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द पैंडेमिक, ये ध्यान में रखिएगा। और दिस हॉस्पिटल क्लेम टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि डॉक्टर डेविड शेट्टी हु इज अ वेरी हाई रिनाउंड कार्डियक सर्जन वो इस हॉस्पिटल को प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट दिस कंपनी विच हैज दिस चेन ऑफ हॉस्पिटल्स, कंपनी हमेशा ट्राई करती है कि कैसे और एफिशिएंट हो एंड इज ऑलरेडी मेकिंग operational changes by reducing general wards and increasing ICU beds, private rooms, and consulting rooms to cater for patient preferences. In fact, the company plans to use technology to reduce costs and also improve customer interactions as well as user experience. पहला इसका predominantly cardiac care hospitals ही थे, फिर धीरे धीरे the company diversified into various other streams like cancer care, neurology, then neurosurgery, orthopedics, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी एंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। कंपनी का 21 हॉस्पिटल का चेन है और 4 हार्ट सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा एक हॉस्पिटल जैसे मैंने पहले बताया था केमन आइलैंड्स में, अब वहां भी एक्सपेंशन प्लान्स का बात चल रहा है। और अगर टोटल बेड्स का बात करें विच ऑल इस हॉस्पिटल्स एंड सेंटर्स केटर टू, तो इट हैज 5,900 ऑपरेशनल बेड्स अक्रॉस ऑल इट्स सेंटर्स एंड पोटेंशियल टू रीच कैपेसिटी ऑफ 6,700 बेड्स। एज ऑफ नाउ कंपनी के पास 17,000 एम्प्लॉयज है और 3,600 डॉक्टर्स। और वैसे तो कंपनी के चारों तरफ हॉस्पिटल्स ऑल ओवर इंडिया, बट अगर रीजन वाइज देखा जाए तो कर्नाटका और कोलकाता एक्चुअली अकाउंट्स फॉर मोर देन 70% ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी। इनफैक्ट जो पहला 2 हॉस्पिटल्स थे कंपनी का, जो कार्डियक स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स थे, वो मेनली फर्स्ट कोलकाता और बेंगलुरु में ही खुला था। और देखिए कंपनी का फोकस है टायर 1 सिटीज में ज्यादा खुलने का। ऐसे तो टायर 1 टायर 2 सिटीज में सब जगह है, बट क्या कि टाइवन सिटीज में तो बेटर मार्जिन मिल जाता है हॉस्पिटल को। इनफैक्ट हॉस्पिटल हैज द हाईएस्ट एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। और इसका केमन आइलैंड्स में जो हॉस्पिटल है दैट्स अ 110 बेड फैसिलिटी। अब आप सोच रहे हो कि इतना दूर क्यों खोला केमन आइलैंड्स में? पहली बात तो दैट एक्चुअली हॉस्पिटल है सिंगल हॉस्पिटल कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 18 to 20% ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि दैट इज नियर टू मियामी विच इज इन अमेरिका। अब अमेरिका में क्या है, the healthcare का जो cost है it is much higher than compared to this hospital which is in Caribbean। बहुत से patients मियामी से यहाँ थे because of the cost factor। In fact, the cost of treatments is between 25 to 40% less than that of Miami। और अब जो पॉइंट बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो हॉस्पिटल्स का जो सेक्टर है ये काफी एसेट हैवी है क्योंकि लैंड खरीदना पड़ता है, फिर हॉस्पिटल्स बनाना पड़ता है, फिर मेडिकल इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है, तो काफी अच्छा खासा पैसा लगता है। इसलिए काफी हॉस्पिटल जो है उनको डेट लेना पड़ता है, वेरी हाई डेट, बिकॉज ऑब्वियसली लैंड और हॉस्पिटल का काफी हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। पर यहाँ के दिस कंपनी इज वेरी स्मार्ट and that is a very important point which I'm trying to make. This company invests only in medical equipment and manages running the hospital without investing in the land or the hospital buildings. In fact, company के जो 21 hospitals है उसमें it only owns 3 और बाकी सब के साथ it has tied up with charitable organizations, government bodies and non-profit organizations to set up these hospitals। और ये बाकी जो hospitals है these actually run on revenue sharing basis और rental basis। और इसी asset light model के कारण कंपनी फटाफट ग्रो कर पाई है। इनफैक्ट इन द लास्ट 5 years it has added 500 beds and that is why it has among the lowest average effective cost per bed among its
payers. The company has allotted 60% of its bed capacity to general wards, unlike other private hospitals. अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जनरल वार्ड्स में वही पेशेंट्स आते हैं विच आर नॉट हाई इनकम पेशेंट्स, मतलब जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस का जरूरत पड़ता है. उसमें भी द हॉस्पिटल हेल्प कि कैसे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले थ्रू स्पॉन्सर्स और थ्रू प्रोग्राम्स. तो इस तरह से कंपनी इज रियली डूइंग वेल. बट लिस्टेड मार्केट में देखिए, आज इन्वेस्टर्स अपने को तो आरओई देखना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा आ रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्योंकि अगर अपने इन्वेस्टमेंट में अपने को रिटर्न नहीं मिलेगा तो अपने को फायदा नहीं होगा. ठीक है, वो जनरल पब्लिक के लिए बहुत फायदा करिए, बट दैट इज नॉट इनफ फॉर इन्वेस्टर्स. इसलिए अब क्या करिए कंपनी, इट इज शिफ्टिंग इज फोकस टू मोर ऑफ प्रीमियम बेड्स, लाइक प्राइवेट रूम्स ज़्यादा करिए, आईसीयू बेड ज़्यादा अलॉट करिए, ताकि उसका रिटर्न रेशियोज बेटर हो. ठीक है, जो जनरल वार्ड्स है दोज विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल, पर उसमें थोड़ा सा कटौती हो रहा है, और जो प्राइवेट रूम्स है और आईसीयूज है उसमें बढ़ोतरी हो रहा है. सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाई इनकम पेशेंट से ही ज्यादा रेवेन्यू आता है, हाई इनकम पेशेंट से मार्जिन ज्यादा बेटर मिलता है हॉस्पिटल को. इसलिए हॉस्पिटल स्लाइटली शिफ्टिंग इज फोकस टू दिस हाई इनकम कैटेगरी. बट ऐसा नहीं कि इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द डिलीवरी ऑफ अफोर्डेबल सर्विस टू पेशेंट्स इन नीड. वो करती रहेगी. तो इट्स नॉट लाइक कि इट्स जस्ट हैव गॉन द एकदम कंप्लीट प्राइवेट वे कि भाई वे अपने को बस कमाना है, ऐसा नहीं है. बस सिंस एज ए इन्वेस्टर के लिए भी उसको काम करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बहुत चेंजेस ला रही है. टेक्नोलॉजी में कंपनी काफी इन्वेस्ट करी है. अब जैसे इट हैज डेवलप्ड अ क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन दैट enables patients to use their cell phones to make payments, book tests and many more services. अब जैसे it has developed e-ICU cards which enables doctors to manage an ICU's patient's condition remotely using their mobile phone. In fact, the company operates one of the largest telemedicine services in the world, connecting 800 centers globally. और इससे कंपनी को सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि it is able to connect so many patients across the world without investing in physical infrastructure. रिस्क का बात करें तो देखिए, healthcare is a highly regulated area and is subject to pricing pressures due to government policies. A pandemic led to lockdown-like restrictions, which led to very low footfall for these hospitals. और देखिए, इस सेक्टर में भी कंपटीशन इंटेंस है, तो इसलिए कंपनी ट्राई करिए अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को इंप्रूव करने का, अपने रिटर्न रेशियोज को इंप्रूव करने का, बाय अगेन अट्रैक्टिंग हाई इनकम पेशेंट्स टू इट्स हॉस्पिटल्स. और आगे बढ़ने के पहले ये बता दो कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहते हैं तो एनुअल सब्सक्रिप्शन है 5000 का, जिसमें 10 स्टॉक्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा. फिर 7000 का, जिसमें 15 स्टॉक्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा. एंड फाइनली ₹10,000 का, वे आर गोइंग टू शेयर 25 स्टॉक्स नेम्स विथ यू. बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्ले ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं. और अगला कंपनी का नाम है गुलशन पॉलियोर्स. और कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 15% इन द लास्ट 2 years. और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव. और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ हैज आल्सो बीन पॉजिटिव, अगेन साइंस ऑफ अ गुड कंपनी. डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इससे डेट फ्री कंपनी, और इसका रिसीवेबल डेज 1.5 महीने का है. और वहीं इसका आरओई यानी रिटर्न इक्विटी हैज बीन अराउंड 13% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट 2 years. और आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन अराउंड 12%. देखिए, दिस कंपनी इज नॉट अ शुगर कंपनी, बस शुगर सेक्टर रिफॉर्म से कंपनी को भी काफी फायदा हुआ है, विद द गवर्नमेंट ब्रिंगिंग फॉरवर्ड द टारगेट ऑफ अचीविंग 20% ethanol blending by 2023. The company has grain-based distilleries. और 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स allowed production of ethanol from damaged food grains such as wheat and broken rice, which are unfit for human consumption. This company is in fact one of the largest manufacturers of precipitated calcium carbonate and sorbitol in India. और इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में है. द कंपनी पायनियर्ड द कंसेप्ट ऑफ ऑन साइट पीसीसी प्लांट इन इंडिया. ऑन साइट प्लांट में होता क्या है, पीसीसी जो प्रोड्यूस होता है वो सैटेलाइट प्लांट में प्रोड्यूस होता है, विच इज ऑन साइट और वेरी क्लोज टू द पेपर मिल, एंड द रिजल्टेंट स्लरी इज पंप्ड डायरेक्टली टू द मिल. और इस अरेंजमेंट में all the plants and equipment required for producing PCC are installed under the lease agreement in premises of the end user. और कंपनियां प्रोवाइड करती know-how to set up a PCC plant and also supplies raw materials to them. पिछले साल कंपनी का सेल्स 20% जंप किया ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से. और इनफैक्ट इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन था दैट्स फ्रॉम द डिस्टिलरी सेगमेंट, which used to contribute just less than 1% of the total revenues in financial year 2019-20. और इसके बाद देखिए, now it contributes more than 17% of its total revenues. In fact, the distillery segment grew by 25 times. और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था supply of ethanol to
OMCs। पर वहीं दूसरी तरफ मिनरल प्रोसेसिंग सेगमेंट विच इंक्लूड्स कैल्शियम कार्बोनेट degrew by 30% on year-on-year basis। और इसका जो ग्रेन प्रोसेसिंग सेगमेंट है दैट रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑफ अराउंड 11%। पर इसके टोटल रेवेन्यूज में सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है सॉर्बिटॉल का। इनफैक्ट 2019-20 में कंट्रीब्यूशन हैज बीन अराउंड 35% ऑफ द रेवेन्यूज। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन्स आल्सो जंप टू 17% ड्यू टू higher sales from grain processing and distillery segment. In fact, this resulted in almost doubling of operating profits. Government के fix कर रखी है price of the ethanol from damaged food grains to 51 rupees 55 पैसा, जिस कारण से it had led to better profitability for all the distilleries। और वैल्यूएशंस का बात करें तो इन द लॉन्ग टर्म अगर कंपनी को एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मिल जाता है और उसके अलावा इट अचीव्स optimal utilization of the ethanol plant in the next 5 years with a CAGR of 20% in revenue with 15% net profit margin and a P multiple of 15, this will translate into a market cap of 4,300 crores और आज के दिन 1200 करोड़ का मार्केट कैप है। तो समझ लो 3 गुना का आप अपसाइड देख रहे हो इन द नेक्स्ट 5 years if everything goes according to the plan। रिस्क का बात करें तो देखिए मेज सीड इज द की रॉ मटेरियल। अभी जो मेज है दिस इज अ एग्रीकल्चर बेस्ड इनपुट और इसमें देयर विल बी ऑलवेज इनहेरेंट रिस्क बिकॉज ऑफ द वेगरीज ऑफ द मॉनसून, फिर कल्टिवेशन। अब ये सब में बहुत कुछ अफेक्ट करता है। अगर उसका कल्टिवेशन ठीक होता है, सब कुछ सही होता है, तब तो प्राइसेस रीजनेबल रहेगा। वहीं अगर इट अफेक्ट्स द कल्टिवेशन एंड द मॉनसून्स आर नॉट दैट ग्रेट, द मेज का प्रोडक्शन विल बी लो एंड द प्राइसेस विल शूट। और शूट करने से क्या है कि कंपनी डजंट हैव दैट प्राइसिंग पावर। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है द स्टार्च सेगमेंट में इसके जो मेन क्लाइंट्स है दोज आर एफएमसीजी कंपनीज, बिग एफएमसीजी कंपनीज एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और यहाँ क्या है द कंपनी हैज लिमिटेड बार्गेनिंग पावर इन टर्म्स ऑफ प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए एनी वोलेटिलिटी इन द प्राइसेस ऑफ द रॉ मटेरियल्स विल अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, क्योंकि अगर इंक्रीज होगा रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस में तो उसको इजीली ट्रांसफर नहीं कर पाएगी टू इट्स क्लाइंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और इसी टाइप की और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।